हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस मनाया गया 30 जून को। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर हब टी हब या कहें टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन हुआ हैदराबाद में। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने दोस्तों भारत की आजादी के लिए 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत करी हुई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब वहां पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है। अभी उटामा को 21वां ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है। वहीं दोस्तों ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जताई है ईरान और अर्जेंटीना ने। अभी नासा ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान के साथ मिलकर के एक नया कार्यक्रम पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक शुरू किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों कैश के कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। और भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है आपसे, निम्न में से कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ए और बी आप दोनों ऑप्शन लगा देंगे। तो दोनों के दिवस में शुरुआत करते हैं जीएसटी की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअली में दोस्तों 1 जुलाई 2017 के बाद से 1 जुलाई 2017 को आधी रात से ये लागू हुआ था पूरे देश में जीएसटी जो है। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। ओके। अभी कल मैंने आपको जीएसटी पर पूरा डिटेल वीडियो दी है, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सारे प्रकार के पॉइंट्स कवर अप किए हैं। तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आप जीएसटी से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कल की वीडियो आप जरूर देखेंगे। फिलहाल जीएसटी के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट हम लोग जान ही लेते हैं। 101वें संविधान संशोधन के तहत ये दोस्तों भारत में लागू हुआ और इसके लिए बिल लाया गया था, वो था 122वां बिल लाया गया था। लेकिन भारत में संविधान में संशोधन कौन सा हुआ? 101वां नाम का। पहला राज्य असम है और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर लागू करने वाला जीएसटी भारत में। दुनिया में पहली बार फ्रांस ने लॉन्च किया और फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था अपने देश में। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर है, ये आप याद रखेंगे। बाकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की भी 47वीं मीटिंग हेल्ड हुई और ये हेल्ड हुई दोस्तों चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी काउंसिल की यानी जीएसटी परिषद की भी 47वीं बैठक कहां हुई? तो चंडीगढ़ में हुई। अध्यक्षता इसकी वित्त मंत्री करता है। तो अध्यक्षता किसने करी? निर्मला सीतारमण जी ने। क्लियर है? बाकी चीजें आप कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको 15 मिनट में सारा कुछ बता दिया गया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर्स डे की। तो नेशनल डॉक्टर्स डे दोस्तों ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है भारत में। 1 जुलाई को वैसे एसबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप डॉक्टर्स डे के बारे में जानिए। ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती होती है और उसी जयंती के उपलक्ष्य में, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही फेमस दोस्तों डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे ये सीएम भी बने थे। इस बार की थीम रखी गई थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई 1991 में। तो 2 महत्वपूर्ण दिवस आप याद रखेंगे 1 जुलाई से, एक तो दोस्तों जीएसटी दिवस और एक नेशनल डॉक्टर्स डे। वैसे 1 जुलाई को ही एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि एसबीआई 1 जुलाई 1955 को ये बैंक स्थापित हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई किया गया था। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों एकनाथ शिंदे। काफी दिनों से आप देख रहे थे उथल पुथल मची हुई थी महाराष्ट्र में और फाइनली एकनाथ शिंदे जो हैं ये सीएम पद की शपथ ले लिए हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से दोस्तों अलग हुए
39 विधायकों के साथ ये गुवाहाटी गए और इसके बाद से फिर इन्होंने बीजेपी के साथ मिल करके यहाँ पर सरकार बना ली। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दोस्तों डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया, यानी कि ये डिप्टी सीएम बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, शिंदे इज न्यू महाराष्ट्र सीएम, फडणवीस डिप्टी इन लास्ट मिनट ट्विस्ट इन स्क्रिप्ट। तो देखिए लास्ट टाइम पर यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये डिप्टी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जो हैं ये सीएम बन गए हैं, और ये भगत सिंह कोश्यारी जी हैं जो कि गवर्नर हैं, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है ना, शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर ही दिलाता है। अच्छा, एकनाथ शिंदे जो हैं ये 20वें चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी आप याद रखेंगे, 20वें मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। क्लियर है। अब शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से ही इनको बेदखल करते हैं, यानी जो एकनाथ शिंदे हैं उनको अपनी पार्टी से हटाते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं ये पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस अब डिप्टी सीएम होंगे और शिवसेना के ये जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे, ये अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होंगे। ओके, अगला यहां पर महाराष्ट्र के बारे में आप जान पाओगे। महाराष्ट्र देखोगे मैप में यहां पर है दोस्तों। 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र ये दो राज्य अलग हुए, और यानी कि 1 मई को दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो समर कैपिटल इसकी है मुंबई और नागपुर है विंटर कैपिटल। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। भोरघाट, थालघाट, अंबा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। बाकी ताडोबा, चंदोली, भीमाशंकर ये नेशनल पार्क हैं। लुनार झील का नाम आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है, ये गुलाबी रंग के होने की वजह से चर्चे में आई थी। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों चारों ग्रैंड स्लैम में कम से कम 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। अच्छा, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, आप सबको पता होगा। आपने देखा 2021 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें दोस्तों यूएस ओपन को छोड़ करके बाकी के सभी तीनों ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत रखे थे। नोवाक जोकोविच अभी देखिए विंबलडन में 80वीं जीत इन्होंने हासिल की हुई है। देखिए आप इसे ये नहीं कहेंगे कि विंबलडन ओपन 2022 जीत लिया है, नहीं, विंबलडन ओपन का फाइनल अभी इन्होंने नहीं जीता अभी, क्योंकि वो फाइनल अभी पूरा हुआ नहीं है। तो अभी तो मैच चल रहे हैं, तो अभी जो मैच चल रहे हैं उन मैचों में आज तक की इनकी लाइफ का, आज तक की इनके करियर का विंबलडन में 80 से ज्यादा जीत हो गई है। ऐसे ही विंबलडन के अलावा फ्रेंच ओपन, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन, इसमें भी ये कम से कम 80-80 मैच जीत चुके हैं। तो ये बन गए हैं दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी। अच्छा, ये दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कम से कम 90 मैचेस खेल चुके हैं बाकी के सभी ग्रैंड स्लैम में। ध्यान रखिएगा, यानी कि रोजर फेडरर के बाद ये 90 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मैचेस भी खेल चुके हैं, जिनमें 80-80 कम से कम इन्होंने जीत भी हासिल कर ली है, कम से कम 80-80। ओके, वैसे रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे, देखिए फ्रेंच ओपन को रोलैंड ग्रॉस भी कहा जाता है, तो 85 मैच इन्होंने फ्रेंच ओपन में जीत चुके हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 82 मैच जीत चुके हैं और 81 मैच यूएस ओपन जीत चुके हैं, और विंबलडन में 80 मैच अभी इन्होंने जीत करके ये नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस बार की अगर हम लोग बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसको जीता किसने? राफेल नडाल ने। फिर फ्रेंच ओपन हुआ, उसको जीता किसने? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पुरुष खिलाड़ी हैं, 22 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीत चुके हैं। वो फ्रांस के स्पेन के रहने वाले हैं, फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, अभी महिलाओं में कौन कौन जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में जीती एस्ले बार्टी और उन्होंने संन्यास ले लिया, और उसके बाद फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक ने जीता। इगा स्विएटेक ने मियामी ओपन भी जीता हुआ है, और इगा स्विएटेक ही नंबर 1 टेनिस की खिलाड़ी बनी हुई है वर्तमान में। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, देखना है कौन जीतता है इस बार। अगला, हाल ही में किसने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली PADMA का शुभारंभ किया? तो पद्मा नाम का शुभारंभ किसने किया है? पद्मा नाम का एक केंद्रीकृत पेमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों एक नया प्रकार का नेशनलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है पेमेंट की डिटेलिंग के लिए। इस पेमेंट सिस्टम जो है पद्मा, इसका पूरा नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, पे रोल ऑटोमेशन फॉर
डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, ठीक है ना। तो ये होगा बेसिकली दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो सैनिक हैं उनका वेतन, उनकी सैलरी सीमलेस और टाइम पर अपने आप पूरा डिटेल्स उनको मिल जाए। ओके, तो ये पद्मा का जो फुल फॉर्म है ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो पद्म इसे बोलेंगे और इंग्लिश में पद्मा, ठीक है। और फुल फॉर्म तो ऐसे बनाया गया है। ओके, तो फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करेंगे तो इसके करंट टाइम पर महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया या वीएस पठानिया। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी हाल ही में ये स्कीम कहें या कहें कि ये पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है रजनीश कुमार जी ने, जो कि रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं रक्षा मंत्रालय में। ओके, अगला, हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो एनएससी पर दोस्तों 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है अभी हाल ही में सेबी ने। जबरदस्त दोस्तों विवाद मचा था, आपको याद होगा, एक नाम आया था चर्चे में, चित्रा रामकृष्णन। मैंने इस पर वीडियो भी आपको दी हुई थी कि चित्रा रामकृष्णन कैसे एक बाबा के मतलब इन्फ्लुएंस में आकर के एक बाबा के आदेशों पर यहाँ पर एनएससी में बहुत सारे बदलाव किया करती थी, शेयर मार्केट में इधर उधर किया करती थी और पूरा जो डाटा था वो लीक किया करती थी। तो फिर एनएससी को भी लपेटे में लिया है सेबी ने और चित्रा रामकृष्णन को भी। चित्रा रामकृष्णन पर 5 करोड़ का लगाया है जुर्माना और एनएससी पर 7 करोड़ का लगाया है जुर्माना, ठीक है। किस पर? डार्क फाइबर पर। डार्क फाइबर, इसे एक डार्क फाइबर मामला कहा जा रहा है इसको। डार्क फाइबर मतलब इन्होंने ये बताया है इसके पीछे कि इंटरनेट का गलत उपयोग करते हुए डाटा लीक किया इन्होंने। वो जो बाबा था जो कि अभी भी गुमनामी है एक प्रकार से, तो उस बाबा को ये डाटा लीक किया करती थी और उसके इशारों पर बहुत सारे शेयर्स में मैनिपुलेशन किया करती थी। तो चित्रा रामकृष्णन पर भी 5 करोड़ का लगा है जुर्माना। इसके अलावा टोटल 18 संस्थाओं पर सेबी ने जुर्माना लगाया है। मैंने आपको बताया था कि इस पर सेबी की जांच चल रही है और सेबी जब जांच कंप्लीट करेगी तो फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सेबी की जांच फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गई है और सेबी ने एक्शन लेते हुए एनएससी पर यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 7 करोड़ का और 5 करोड़ का लगाया चित्रा रामकृष्णन पर जुर्माना। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी दोस्तों, बाद में ये पावर में आई 1992 में। किसकी सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1992 में सेबी को जो है पावर मिली और ये पावर तब मिली जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। अब देखिए महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी है माधवी पुरीपुच, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना? अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेम चीजें हैं सेबी के बारे में। एनएससी के बारे में जान लीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी चेयरमैन है और विक्रम लिमाये एमडी और सीईओ हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू करी है? तो काशी यात्रा योजना शुरू करी है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने। काशी यात्रा योजना के तहत क्या होगा कि जो इच्छुक, जो श्रद्धालु काशी की यात्रा करना चाह रहे होंगे उनको कर्नाटक सरकार के द्वारा 5-5 हजार रुपए का दोस्तों हेल्प किया जाएगा। अब 5-5 हजार रुपए टोटल हेल्प किए जाएंगे 30,000 ऐसे श्रद्धालुओं को। यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो 30,000 गुणे 5,000 करके। अच्छा, एक चीज और कंडीशन ये है कि एक ही बार यात्रा के लिए मिलेगा, नहीं तो आप पता लगे कि हर गर्मी की छुट्टी में काशी के लिए निकल जाओ 5,000 लेकर। नहीं, एक बार के लिए, लाइफ में आपको एक बार के लिए काशी यात्रा के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा 5,000 रुपए मिलेंगे। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा वहां के निवासियों के लिए ये योजना शुरू करी गई है। कर्नाटक सरकार की और योजनाओं की अगर बात करें तो अभी वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया था। विनय समरस्य योजना शुरू करी गई थी। फ्रूट नाम का शुरू किया गया था सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जन सेवक योजना, जन स्पंदन मंच, ये सभी यहाँ का दोस्तों प्रमुख योजनाएं हैं कर्नाटक की। कर्नाटक आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है लोकेटेड कर्नाटक। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। यहीं पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भारत का और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अभी बना है स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट में। और यहीं पर दोस्तों कैंपेगौड़ा के जी ही स्थापित किए थे बेंगलुरु शहर, तो ये आप तो पता ही होगा आपको। यहीं पर दोस्तों एक और एयरपोर्ट बन रहा था, शिवमोग्गा एयरपोर्ट। शिवमोग्गा एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में बसवराज एस बोम्मई जी ने बदल दिया है और ये बदल करके पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी के नाम पर कर दिया है। बीएस येदियुरप्पा जी को दोस्तों कोविड वॉरियर पुरस्कार मिला था, ये भी आप याद रखेंगे, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के।
तो बसवराज एस मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। ऋतुराज अवस्थी जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है बिल्कुल। यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बजाज अलायंस ने दोस्तों ग्लोबल हेल्थ केयर नाम से एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है और ये अपने आप में एक पहली तरीके का है जो ग्लोबली दोस्तों हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बजाज अलायंस लॉन्चेस ग्लोबल हेल्थ केयर टू प्रोवाइड हेल्थ कवर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि नेशनल तो अभी तक आपको हेल्थ स्कीम वगैरह सब कुछ मिलता ही था, इंटरनेशनल चिकित्सा प्रदाताओं को भी मिलेगा दोस्तों ये बीमा का लाभ। तो ये लॉन्च किया है बजाज अलायंस ने, इसके लिए अलायंस पार्टनर्स के साथ इसने साझेदारी करी हुई है। बजाज अलायंस इंश्योरेंस के अगर एमडी और सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं तपन सिंघल और मुख्यालय इसका मुंबई में है। स्थापना सन 2001 में करी गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको जीएस बैच के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रुप डी के बहुत ही शानदार बैच है, जबरदस्त बैच है दोस्तों। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। मंथली ई बुक आपको फ्री में दिया जा रहा है एग्जाम तक, रिवीजन क्लासेस आपको दिया जा रहा है और आज से एनटीपीसी सीबीटी 2 का सॉल्व पेपर भी कराया जाएगा। तो देखिए अच्छा, अभी एक चीज और, मैं आपको कल शेड्यूल भी बताया था कि क्लास में नई शेड्यूल क्या होगी, नए नए टीचर्स आए हुए हैं तो सबका क्लासेस क्या होगा, ये सब चीजें मैंने कल बताया। अब मैथ और रीजनिंग के भी टीचर आ गए हैं तो अब आपको कंप्लीट हर एक प्रकार की चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस कहाँ कहाँ पर चलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो होगी हमारे करंट अफेयर से। दिन की शुरुआत आप करेंगे डेली करंट अफेयर सुबह में, मॉर्निंग में 5:30 बजे तक पूरी कोशिश रहेगी मिलने की, आपको देने की। इसके बाद 10 बजे जीके ट्रिक्स की वीडियो आएगी प्रताप सर के द्वारा और जीके ट्रिक्स रोजाना आएगी। तो यानी कि आप डेली का डेली एक जीके का पॉइंट तैयार कर पाओगे, एक टॉपिक तैयार कर पाओगे ट्रिक्स के माध्यम से। बहुत ही शानदार ट्रिक्स होगी। ट्रिक पहले बताया जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी उसका कराया जाएगा जिससे आपको याद हो जाए। फिर 11 बजे दोस्तों ग्रुप डी का रीजनिंग होगा हर सर के द्वारा। अभी 1-2 दिन इसमें टाइम लगेंगे, कंटेंट वगैरह तैयार हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर सुबह में 11 बजे रीजनिंग की क्लास आपकी होगी। 12 बजे मेरे द्वारा दोस्तों स्टैटिक जीके आपका कराया जाएगा। जबरदस्त क्लास होगी, लाइव क्लास होगी स्टैटिक जीके, दोपहर में 12 बजे होगा। इसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आएगी जय गोपाल सर के द्वारा 1 बजे। फिर साइंस कॉन्सेप्ट की क्लास होगी कन्हैया सर के द्वारा 4 बजे शाम को। ग्रुप डी मैथ होगा दोस्तों हर सर के द्वारा और ये ग्रुप डी मैथ आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। कन्हैया सर के द्वारा साइंस सुपर फास्ट होगा दोस्तों 7 बजे शाम को। और फिर मेरे द्वारा करंट अफेयर शो जो होता है दोस्तों 8 बजे, ये वाली क्लास होगी। इस क्लास में भी जुड़िए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, रिवीजन कराया जाता है। अभी जनवरी से जून तक का रिवीजन चल रहा है, इसके बाद टॉपिक वाइज रिवीजन हम लोग शुरू करेंगे। फिर जय गोपाल सर के द्वारा 9 बजे टेक्निक टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो ये यूट्यूब की क्लासेस होने वाली हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। यानी पूरा का पूरा अब सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है, आपको कहीं भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और कंटेंट में तो कमी मैं होने नहीं दूंगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों इयान मॉर्गन ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा करी हुई है। ये इंग्लैंड को इकलौता वर्ल्ड कप दिलाए हुए हैं। इंग्लैंड ही क्रिकेट का जन्मदाता, उसने 2019 में जाकर के अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और इयान मॉर्गन की ही कप्तानी में जीता। तो इयान मॉर्गन ने फिलहाल इन्होंने सभी फॉर्मेट से इस संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं इयान मॉर्गन। अब वहां पर टी20 और ओडीआई के कैप्टन बना दिए गए हैं जॉस बटलर। ओके, फिलहाल इयान मॉर्गन के बारे में बात करें तो एक और रिकॉर्ड इनके नाम आता है दोस्तों चर्चे में। इन्होंने 17 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो एक दिवसीय पारी में यानी ओडीआई मैचेस में एक किसी पारी में 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और ये इंग्लैंड के लिए ओडीआई टी20 इन दोनों में ही सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हुए अभी तक। क्लियर है? तो ये फिलहाल संन्यास ले लिए। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय जो परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पुरस्कार 2021 प्रदान किए। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोकसभा स्पीकर एंड नितिन गडकरी प्रेजेंटेड नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी और नितिन गडकरी जी भी दोनों ने मिलकर के अवार्ड ये प्रदान किए
ये 9 श्रेणियों में 9 कैटेगरियों में दिया गया है इस बार दोस्तों, जो रोड और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे। ठीक है, तो नई दिल्ली में ये दिया गया। 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। तो अभी 122 नामांकन प्राप्त हुए थे, 30 को दोस्तों पुरस्कार के लिए चुना गया और पुरस्कार दिया गया। क्लियर है। अगला, नाटो के किस देश को ग्रुप में शामिल होने के लिए नाटो ने सहमति दी? तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो भी आपको दी हुई थी, लेकिन नोटिफिकेशन गया नहीं था, बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं पाया। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक था डिस्कशन करने वाला, और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। आप मौका मिले तो 8-10 मिनट की वीडियो है, आप जरूर जाकर देखेंगे। फिलहाल नाटो ने दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। देखिए बात समझिए क्या हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों देश बहुत दिन से चाह रहे थे कि नाटो में वो शामिल हो जाएं, क्योंकि यूक्रेन पर रसिया ने जिस प्रकार से इन्विजन किया उसको देखते हुए ये लोग अनसिक्योर फील कर रहे थे। और जब इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे और तो ये इन्होंने कई बार अप्लाई किया नाटो में शामिल होने का। लेकिन नाटो का रूल क्या है कि नाटो जो है इसके जितने भी मेंबर हैं, 30 सदस्य देश हैं, सभी की सहमति के बिना किसी सदस्य को शामिल नहीं कर सकता। अब सभी की सहमति तो हो जा रही थी, बस एक देश रह जा रहा था, वो देश था तुर्की। तुर्की बार बार विरोध कर दे रहा था, और अब जाकर के फाइनली तुर्की को भी ये लोग मनाने में कामयाब हो गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं तुर्की जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आया है, अमेरिका के दबाव में आया है, और उसके बाद इसने मंजूरी दी है। तो फिलहाल स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की ये 3 देश जो हैं अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और फाइनली तुर्की के राजी होने के बाद नाटो ने इनवाइट कर दिया है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो, और अच्छे से डिटेल में मैप वगैरह के माध्यम से और भी चीजें आपको डिस्कस करके बताई गई थी। यहाँ पर टाइम की लिमिटेशन होती है तो पूरा अच्छे से डिस्कशन हो नहीं पाता है। फिलहाल आप जान रहे हो कि 30 सदस्य देश हैं, तो अब 2 देश नए जुड़ेंगे तो फिर कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 32 नाटो की। स्थापना 1949 में हुई थी, 12 देश मिलकर के स्थापित किए थे। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोलनबर्ग जिनका अभी कार्यकाल बढ़ाया गया था, ये इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उत्तरी मैसेडोनिया ये 30वां देश था, और 31वां 32वां तो आपको पता ही लग गया। तो बस दोस्तों ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक बहुत कम लोग करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। अगर शेयर करोगे तब मजा आएगी, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन था G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कॉमनवेल्थ में अब कुल कितनी कंट्रीज हो चुके हैं? तो 56 कंट्रीज हो चुके हैं कॉमनवेल्थ में। अभी हाल ही में टोगो और गैबोन को शामिल किया गया है इसमें। अगला आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है? नासा की स्थापना कब हुई थी और नासा के जो प्रमुख मिशन हैं उनको आप बता दीजिए। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप इसे भी बताएंगे। इसके अलावा भी जो आसपास के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनको भी आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। इसकी क्विज वगैरह पीडीएफ वगैरह सब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगे। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप कोर्स ले सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप का आइकॉन बन करके मिलेगा आपको, उसको टच करना और जाकर के पूछ लेना कि कैसे लेना है कोर्स, कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।